Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today we are going to talk about Hindi as one of the language in Constitution. First let me tell you that I have read Constitution n number of times. I have done my masters in constitutional law and after doing all this, after reading Constitution so much, I have come to a conclusion as far as language is concerned that in Constitution, Hindi has been given special importance and I want to summarize that importance by drawing an analogy from precedent. What is that? Comparing Hindi with other languages of the 8th schedule is like comparing the President of India with other citizens. All are important, but one carries a constitutional symbolism that sets it apart. That means कि हिंदी को आप अदर लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में दे रखी हैं अगर उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट को आप एक आम नागरिक से कंपेयर करते हैं. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एनी कॉमन पर्सन इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन दोनों में बहुत अंतर है. उसी तरीके से हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में अंतर है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न. आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज. Every language has special importance. Every language is important in India and language is like mother. और हर व्यक्ति को अपनी ही माताजी प्रिय होती हैं जनरली और इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज पसंद होती है. लेकिन हम लोग आते हैं कि हिंदी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है. पहले आपको जान लेना चाहिए कि 3 तरीके की लैंग्वेज होती हैं. एक रीजनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज और एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज. तीनों आपको मिल जाएंगी जब आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा. रीजनल लैंग्वेज क्या होती है? जो किसी एक रीजन में बोली जाती है. मान लीजिए कर्नाटका में बोली जा रही है कन्नड़, तो वो रीजनल लैंग्वेज हो गई. नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो नेशनल आइडेंटिटी को दिखा रही हो, दैट सिंबलाइजेज नेशनल आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फॉर फ्रांस, अगर आप फ्रेंच की बात करें या फिर जर्मन फॉर जर्मनी, वो एक नेशनल आइडेंटिटी बन गई है उनकी. ऐसा नहीं है कि उनके कंट्रीज में ऑल लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती हैं, लेकिन वो नेशनल आइडेंटिटी बन गई है, इसलिए वो नेशनल लैंग्वेज है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज होता है. नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सब में यूज होता है. उसको कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी एंड इंग्लिश. यूनियन की, यूनियन मतलब संघ, भारत के संघ की. तो बात यह आ जाती है कि हिंदी फिर इंपॉर्टेंट कैसे है और 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनको लेके. तो कैसे हम पता करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आपने 8 शेड्यूल में लैंग्वेज दे दी, आपने कहा सबको प्रमोट करना है, सबको अच्छा करना है, लेकिन आपने हिंदी को आर्टिकल्स में जगह दे रखी है. आपने जहां भी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की आपने हिंदी उसके साथ जोड़ दी. आपने यहां तक कि यूनियन ऑफ इंडिया पर एक ड्यूटी डाल दी है कि आपको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है. कहां डाली है? Article 351. Let us read Article 351. It shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language. ड्यूटी है यूनियन की कि आप प्रमोट करिए स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया. सोचिए आपने और किसी लैंग्वेज के लिए तो नहीं कहा ये चीज कि यूनियन की ड्यूटी है कि वो प्रमोट करे. आपने सिर्फ हिंदी के बारे में कहा और वो भी ड्यूटी डाल दी आपने यूनियन के ऊपर. आप यहीं नहीं रुके, आपने क्या किया? और मैं जब आप बोल रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात है. ऐसा नहीं है कि बात की आई सरकारों ने बदलाव किया है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात है. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब मैंने डिबेट पढ़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट मेरे सामने आई. वो थी मुंशी और अयंगर. शायद स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है, लेकिन मुंशी अयंगर रिपोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो रिपोर्ट है वो डिबेट्स हैं, उनमें आपको ये डिबेट मिल जाएगी. आप इसको जरूर पढ़िएगा. वो आपको बताएगा कि कैसे हिंदी और इंग्लिश के बीच में मतलब एक तरीके से खिंचाव चल रहा था कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, और बाद में दोनों मानी गई. तो वो जरूर पढ़िएगा. लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि एक तो ड्यूटी डाल दी आपने यूनियन के ऊपर. दूसरा, जब आप आर्टिकल 343 की बात करते हैं तो उन्होंने लिख दिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शुड बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग क्लॉज 1. For a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all official purpose of the union for which it was being used. तुरंत लगने से पहले उसमें भी आपने क्लॉज डाल दिया, प्रेसिडेंट में ड्यूरिंग द सेड पीरियड by order authorize the use of Hindi language in addition to the English language.
आपने कहा कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शेल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। फिर आपने कहा लेकिन 15 साल के लिए हम इंग्लिश यूज करेंगे। लेकिन उन 15 साल में भी अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है तो वो हिंदी लगा दे, बना दे ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले आपने ड्यूटी डाल दी 351 में, 343 में आपने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी। और किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही 8 शेड्यूल में। जो हर व्यक्ति कहता है कि नहीं इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, आई एम ऑल्सो एग्रीइंग टू दैट, इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन इट इज नॉट लाइक एनी अदर लैंग्वेज विच इज गिवन इन आर्टिकल शेड्यूल 8। 351 पढ़ लिया, 343 पढ़ लिया, यहीं नहीं रुकेंगे अभी हम लोग और बताते हैं आपको। 344 The president shall at the expiration of 5 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of 10 years from such commencement by order constitute a commission which shall consist of a chairman and such other member representing different language। 344 आपको आसान भाषा में बता दें, कह रहा है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा? वो 344 के 2 में दे रखा है, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन। कमीशन रिकमेंडेशन देगी क्या? फॉर द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। 351 में आपने ड्यूटी डाल दी, 343 में आपने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, 344 में आपने कहा कि ये कमीशन प्रेसिडेंट बनाएगा जो रिकमेंड करेगी कि कैसे प्रोग्रेसिव यूज हिंदी लैंग्वेज का हो सकता है। और आप कह रहे हैं, आज के लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदी तो जस्ट अनदर लैंग्वेज है। यहीं नहीं रुके वो लोग, और बताते हैं आपको, और बढ़िए आगे। 345 जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जो ऊपर दे रखे हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ दैट स्टेट। यहां पे भी हिंदी को एक तरीके से अलग ला दिया। हाँ, और भी लैंग्वेज वो ला सकते हैं, और भी लैंग्वेज स्टेट एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी उन्होंने एक्सप्रेसली यहां भी मेंशन कर दी। और यहीं नहीं रुके, देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइड्स बाय लॉ द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस विद इन द स्टेट फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड कमेंसमेंट। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि देखिए यूनियन की तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हिंदी, अब स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, या फिर स्टेट जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, मान लीजिए कर्नाटका अगर यूपी से कम्युनिकेट करना चाहती है तो उनके बीच में क्या लैंग्वेज होगी, कौन सी यूज की जाएगी? उसके लिए आर्टिकल 346 है। आर्टिकल 346 क्या कह रहा है? द लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड फॉर यूज इन द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पस शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट एंड बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन। कि जो यूनियन की होगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लैंग्वेज, वही स्टेट की होगी। पहली बात तो ये, प्रोवाइडेड इफ 2 or more state agree that Hindi language should be the official language for communication between such state, that language may be used for such communication। ठीक है, यूनियन वाली जो आपने कहा, यूनियन से आप परमिशन लेके ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आपको हिंदी करना है तो आप आपस में भी कर सकते हैं। यहां पे भी हिंदी को स्पेशल इंपॉर्टेंस आपने दे दी। क्यों दी पता नहीं, वो भी बताएंगे क्यों दी, आगे आते हैं। फिर आर्टिकल 351 और भी है कई आर्टिकल जिसमें बात करता है कि लेजिस्लेचर में जो एक्ट पास होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो किस लैंग्वेज में होंगे, उसमें भी हिंदी को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रखी है, भले ही उन्होंने अलग से ला के रख दिया वो हिंदी को। अब बात ये आ गई कि हिंदी को इतनी स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? तो इसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हम डिबेट में जाते हैं तो हमको एक चीज़ मिलती है, वो मिलती है अयंगर मुंशी की डिबेट। अयंगर और मुंशी दो अलग अलग लोग थे। बात ये आई कि आप ही सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो लोग थे जिन्होंने गोली खाई थी, जिन्होंने लाठी खाई थी, और जिन्होंने गाली खाई थी, और जिन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया था अंग्रेजों से। अब जब इतना पीड़ित था कोई व्यक्ति अंग्रेजों से, तो वो अंग्रेजों की भाषा क्यों लेगा? इंग्लिश। पहले तो ये बात है कि इंग्लिश क्यों लेगा कोई? क्योंकि अगर आप इंग्लिश की बात करें, अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स को दो चीजें कही जाती है, या तो गोरा कहा जाता है या अंग्रेज कहा जाता है, या तो इंग्लिशमैन कहा जाता है या फिर व्हाइट मैन कहा जाता है। ये उनकी आइडेंटिटी है। गोरा हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग इंग्लिश क्यों लें उनसे? जब हमने उनसे ही आजादी पाई तो क्यों हम इंग्लिश लें? तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में निकल के आ रहा था। लेकिन फिर ये हुई कि अगर हम इंग्लिश नहीं लेंगे तो दूसरी लैंग्वेज कौन सी लेंगे? तो यहां पे आया कि हिंदी लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ऐसा पार्ट है इंडिया का जो नहीं मानता है मतलब नहीं बोलता है हिंदी को, फिर क्या होगा? तो इस पे बात निकल के आई कि डेटा क्या है।
अगर हम 2011 के भी डेटा की बात करें तो आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज 43% लोगों की है, और जो हिंदी जानते हैं टोटल वो 55% है। दूसरे नंबर पे आती है बंगाली जो सिर्फ 8% लोग जानते हैं। तो बात यही से निकल के आई कि अगर इंग्लिश नहीं तो कौन सी लैंग्वेज, तो हिंदी वॉज दी सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं कि कोई और लैंग्वेज खराब है या कोई और लैंग्वेज वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकता है उसमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा आरामदायक थी, इसलिए उसको लिया गया, कहा गया लेने को। दूसरा, उन्होंने देश जो आसपास के देश थे उनसे भी एक तरीके से प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि फ्रांस में फ्रेंच को इन्होंने बना रखी है ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि ऐसा नहीं कि फ्रांस में और भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। फ्रांस में ब्रेटोन, एल्स्टेटियन, पता नहीं क्या इसको पढ़ते हैं, और भी कई तरीके की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उन्होंने फ्रेंच को ले रखा है। क्यों? क्योंकि उनको नेशनल आइडेंटिटी बनानी थी, उनको नहीं चाहिए थी इंग्लिश। यूरोप में ही है, जापान में बहुत लैंग्वेज है लेकिन उन्होंने जैपनीज को ले रखा है। चाइना में बहुत लैंग्वेज है लेकिन उन्होंने मैंड्रिन को ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि उनको एक आइडेंटिटी देनी थी अपने नेशन को। इसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सोचा कि हम भी आइडेंटिटी देंगे, और इसलिए हिंदी को इतना प्रमोट किया गया। सही है कि गलत है मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये उनके पीछे उनका जो हिंदी को प्रमोट करने का एक तरीके से इतनी दिलचस्पी जो दिख रही है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे का ये कारण था मेरे अकॉर्डिंग, और जितनी भी मैंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ी है उससे मुझे यही निकल के आ रहा है। और इसीलिए हिंदी को 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस दे रखी हैं उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। एक कमीशन बनाई जाएगी जो देखेगी कि कैसे इसका प्रोग्रेसिव यूज किया जा सकता है, इस पर भी बात की गई है। ड्यूटी डाल दी गई है यूनियन के ऊपर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी, एक तरीके से 351 में। तो इतना क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया, उसके पीछे का मुझे यही कारण समझ में आता है। आपको क्या कारण समझ में आता है? इफ यू हैव एनी ओपिनियन प्लीज कमेंट डाउन एंड मे बी वी कैन हैव अ हेल्दी डिबेट ऑन इट, बट आई एम रिट्रिएटिंग इट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज। एवरीबडी लव्स इट देयर लैंग्वेज एंड दे आर इंटाइटल्ड टू डू सो, और हर लैंग्वेज की खूबसूरती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रियलिटी है वो मैंने आपके सामने रखी मेरे अकॉर्डिंग। आपका जो भी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।